Hello students, today we're going to do the poem called The Ball Poem. This is for class 10th and इस poem के poet है John Berryman. So let's see what the poem is about. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much nor is it difficult to buy another ball. तो एक बॉल है जो एक बच्चे की खो गई है, तो वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो हम देखते हैं कि जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती और ऐसा भी नहीं है कि बॉल ख़रीदने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो वाई दैट इज़ द बॉय इज़ सो अपसेट। तो क्वेश्चन ये है कि जो बॉय है वो इतना अपसेट क्यों है, इतना उदास है क्यों आखिरकार। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो हमें करना ही है कि हमें पोएम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोएट एक्चुअली क्या सोचते हैं कि यहाँ पे लॉस्ट हुआ क्या है एक्चुअली में। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बॉल लूज हुई है, मतलब बॉल खोई है, पर हमें असली मायने में पता चलेगा जब हम पोएम पढ़ेंगे कि आखिरकार असली में क्या चीज़ खोई है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और साथ के साथ जो ये बच्चा है जिसकी बॉल खोई है उसने क्या सीखा, उसको क्या सीख मिली। सो लेट्स फर्स्ट सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो जो जॉन बेरीमैन है उन्होंने इस बॉल के पोएम में, द बॉल पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है ग्रीफ के बारे में। ग्रीफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा सैड होना, जो बहुत ही ज़्यादा उदासी छा जाती है, उसकी बात हो रही है। ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, कि जब एक छोटे बच्चे की बॉल खो जाती है तो उसको कितना दुख होता है। साथ के साथ विद दैट द लॉस ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो उसकी बॉल खोती है जो कि एक मटीरियल है, तो उसको पता चलता है कि वो भी, उसके अंदर भी मटीरियलिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई इंसान जिसको सामान वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार हो। मतलब जैसे हर एक इंसान का होता है कि किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर किड्स इट्स लाइक दे नीड अ न्यू वॉच और समथिंग। सो चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाना उसको मटीरियलिस्टिक बोला जाता है। तो ऐसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है कि किस तरह से उसको इस चीज़ के साथ डील करना है। Where those whom you love and worldly possessions will not be with you forever। तो उसको समझ आता है कि जो ये वर्ल्डली पोजेशंस हैं, पोजेशंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आप ओन करते हो, पोजेशंस। तो जो ये वर्ल्डली पोजेशंस है वो सब चीज़ें टेम्पररी होती है, और उनको समझ आता है, उस बच्चे को समझ आता है कि जो भी लोगों को जिनसे वो प्यार करता है और साथ के साथ जो वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। पोएम साथ के साथ हमें ये भी दिखाता है कि पूरी की पूरी लाइफ में हमें ऐसी चीज़ें करने को फोर्स करा जाएगा जो हमें नहीं करना होता, हमें जो करने का मन नहीं करता, पर साथ के साथ हमें वो सब चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, खोना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को गिव अप करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बट डिस्पाइट दिस यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विथ योर लाइफ। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, पर साथ के साथ हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है इतना कि तुम आगे अपनी लाइफ को वापस तो मूव ऑन कर पाओ और जी सको अपनी लाइफ सेम हैप्पीनेस के साथ, नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड। कि भाई तुम्हें जितना भी दुख दर्द हो रहा हो उसकी वजह से कि तुम चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, फिर भी तुम्हें उसके आगे बढ़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग इतना बनाना है कि तुम्हें उतना ज़्यादा तुम किसी चीज़ से अटैच ना हो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू विल सर्वाइव। तो एक ही तरीका है सर्वाइव करने का कि तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे मूव ऑन करो। It thus teaches us to learn to accept things and let go and not cling to something that you cannot have। तो कुछ चीज़ों का, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, उसके बाद भी अगर तुम किसी चीज़ के बारे में लेके सोच के रोते रहोगे और क्लिंग ऑन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है, और उसके साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना होता, क्योंकि ऐसी चीज़ों के पीछे उदास होने का कोई फ़ायदा नहीं होता जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। तो हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। So stanza wise we'll see the explanation. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh there are other balls. तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है। यहाँ पे हम थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैरीली लिखा है, मैरीली का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ, मैरीली मतलब हैप्पी होता है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस फ्रेज़ का क्या मतलब होगा कि ये जो वर्ड है सजेस्ट ये करता है कि जो लॉस हुआ है उस बॉल का वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम उसके पीछे रो बैठ के या उसके पीछे उदास हो। तो ये फ्रेज़ हमेशा बोला जाता है ना, जैसे कि हाँ ठीक है और भी आ जाएंगे, और भी चीज़ें मिल जाएंगी, और चॉकलेट्स आ जाएंगी, सिंपली जैसे बच्चों को बताने के लिए, मतलब कंफर्ट करने के लिए पेरेंट्स बोलते थे, तो वैसे यहाँ पे भी बोला गया है।
तो हम देख सकते हैं कि जो ये पोएम है एक छोटे बच्चे के बारे में है। तो उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, उसकी यंग लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसने पहली बार लर्न किया है कि कैसे वो ग्रीफ एट द लॉस ऑफ अ बॉल को कैसे मतलब झेले, कैसे एक्सपीरियंस करे, किस तरह से उसको हैंडल करे। और उसका जो बॉल था वो बहुत ही ज़्यादा एक लव्ड पोजेशन था। सो जो ये बॉल है वो सिंबलाइज क्या करती है कि उसके बचपन की जो स्वीट मेमोरीज हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो ये बॉल है सिंबॉलिक है स्वीट मेमोरीज की, और साथ के साथ उसके चाइल्डहुड की। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस बच्चे के चाइल्डहुड का, और वो अब खो गया है। साथ के साथ द बॉय लूजेस हिज बॉल एंड वॉचेस इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू द वाटर। तो उस बच्चे ने बहुत ही ध्यान से देखा है कि उसकी बॉल कैसे उससे दूर जा रही है और पानी के अंदर जाके गिर रही है, और पूरी स्ट्रीट में वो बाउंस करते करते बहुत ही खुशी से उससे दूर जा रही है। तो हमें हमारे लिए तो मतलब जो लॉस ऑफ द बॉल है ये बहुत ही ज़्यादा माइनर कॉन्सिक्वेंस है, हमारे लिए बहुत ही छोटी सी बात है, बट उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा मटीरियल जो था ये किसी तरह से बहुत ज़्यादा वैल्यूड पोजेशन था, उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। तो जो पोएट है वो कहना तो चाहते हैं कि भाई बॉल और भी बहुत सारी बॉल्स आएंगी आगे, तो इसमें इसके पीछे रोने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बट वो ऐसा नहीं बोलते, उन्हें पता है कि ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। द बॉल हैड बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये चीज़ पोएट को पता थी कि बहुत टाइम से उस बच्चे के पास ये बॉल है और उसके पास बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उसके साथ, क्योंकि इतने सारे दिनों उन्होंने उस बच्चे ने उस बॉल के साथ खेला था, उसने बहुत सारी मेमोरीज बना ली हैं। तो जो ये बॉल है साथ के साथ पर्सोनिफाई करती है उसके यंग डेज और हैप्पी इनोसेंस। इनोसेंस क्या होता है? मासूमियत, और उनके यंग डेज मतलब बचपन के दिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल के करीबी मेमोरीज उनकी बनी हुई थी, उनका बहुत ही ज़्यादा एसेंस था इस बॉल का उनके साथ। सो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं, हम इतना कवर करेंगे नेक्स्ट पैरा में। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I could not intrude on him. A dime, another ball, is worthless. तो पहले हम यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है कि फाइनल, जो बिल्कुल आखिरी में होता है, फाइनल जो डिसीजन होता है टाइप, वैसे अल्टीमेट मतलब होता है फाइनल। शेकिंग ग्रीफ का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा उदासी, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्टेड द बॉय, लाइक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस कि वो झेल भी नहीं पा रहा था। रिजिड का मतलब होता है वो बिल्कुल खड़ा था, कैसे स्टिफ, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कि शिवर करना, कांपना। फिर हार्बर का मतलब होता है कि एक जगह होती है जहाँ पे शिप्स वगैरह अनलोड और लोड करती है, गुड्स वगैरह सामान वगैरह लाती है, तो वहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती है। इंट्रूड ऑन का मतलब होता है कि उसके मतलब जो प्राइवेट स्पेस में बेवजह झांकना, मतलब किसी का भी एक ऐसी सिचुएशन में डालना जहाँ पे तुम्हें वेलकम नहीं किया गया है, तुम्हें नहीं बोला गया कि प्लीज़ लाइक हेल्प मी आउट, एंड अगर वो जाएंगे पोएट उनसे बात करने के लिए तो वो बच्चा और अपसेट हो जाएगा। डाइम क्या होते हैं? कॉइन्स वगैरह होते हैं जो यूएस करेंसी में, जैसे हम यहाँ पर 1 रुपी 2 रुपी कॉइन होता है वैसे डाइम्स होते हैं। तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जब इस यंग बॉय ने अपनी बॉल लूज़ करी तब वो उसकी बॉल ऐसे बाउंस करे जा रही थी और जाके लैंड करती है कहाँ पे? हार्बर में, जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। तो जो बॉय है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो जाता है कि वो देखता है कि उसकी बॉल कैसे उससे दूर जा रही है, और वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा उदास होता जाता है, बहुत ही ज़्यादा सैड होता जाता है, और वो इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि वो बिल्कुल स्टिफ खड़ा हो जाता है एकदम स्टैचू की तरह, और काँपने लगता है जब तक वो उस बॉल को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है कि वो उससे दूर जा रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है एज ही लुक्स इनटू द ग्लूमी वाटर। तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी में देखता है, वो पानी भी उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा होता है, क्योंकि वो उस पानी के अंदर उस बॉल को नहीं देख पाएगा, उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो जो बॉय है बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हो जाता है इस लॉस से, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ से दिल पे लगती है ये बात, क्योंकि ये बॉल जो थी उसके पास हमेशा से रही थी, उसके पास उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था वो किसी तरह से, उसके पास उसकी इमोशनल यादें जुड़ी थी, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी थी। When the boy bounces into the water, all his memories of childhood days flashes in front of him. तो जैसे वो जो बॉल है पानी के अंदर गिरती है तो तभी उसके जो मेमोरीज है अपने चाइल्डहुड को लेके वो सभी उसके साथ चली जाती है पानी में। जैसे वो बॉल डूबती है वैसे ही उसकी सारी मेमोरीज भी उसके सामने से फ्लैश होती है कि उतनी सारी मेमोरीज थी उस बॉल के साथ। तो वो आज के बाद फिर से उसी बॉल के साथ वैसी मेमोरीज और फिर से वो नहीं बना पाएगा। इससे
जो बॉय है उसको रियलाइज़ होता है, वो इस बात को एहसास कर पाता है कि जो ये मोमेंट्स है बॉल के साथ वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। और उसके आगे साथ के साथ जो पोएट है वो उसको ऑफ़र भी नहीं कर सकता, कि वो पैसे भी नहीं दे सकता कि जाके तुम कोई दूसरी बॉल खरीद लो, क्योंकि वो भी वर्थलेस होगा। उसके पास इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट थी उस बॉल के साथ कि अब ये किसी और बॉल के साथ शायद वो सेम फील ना कर पाए। तो हम एक बार ये पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है ब्लैंक वर्स। तो हम फर्स्ट फ्यू लाइंस में ही देख सकते हैं कैसे व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनराइम्ड लग रहा है, तो फिर उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी वो नहीं देख सकते, राइमिंग स्कीम नहीं देख सकते। सो यहाँ पे ब्लैंक वर्स है। और उसके बाद हम सेकेंड पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं सिम्बलिज्म। तो हम जैसे सिम्बलिज्म कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सिम्बलिज्म इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो बॉय का बॉल है वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है, यंग एंड हैप्पी इनोसेंस, मतलब उसकी यंग डेज एंड हैप्पी इनोसेंस को सिम्बलाइज कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सिम्बलिज्म देख लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे रेपिटेशन। रेपिटेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बारी वॉट यूज़ किया गया है, वॉट वॉट, एंड देन नीचे हम देख सकते हैं कि 2 बारी बॉल भी वर्ड यूज़ करा गया है। सो वी कैन सी द रेपिटेशन हियर। उसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा poetic device alliteration. We can see this poetic device in the same places as we can see यहाँ पे what में W 2 बारी यूज़ हो रहा है। सो हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के पोएटिक डिवाइसेस देख लिए हैं, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं, एंड एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है, बट स्टिल वी शुड समराइज इट वंस कि हमने फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में क्या देखा है। अभी तक जो बॉय है उसने अपना बॉल को लूज़ कर दिया है और वो अभी नया फर्स्ट टाइम इन हिज होल लाइफ वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से अटैचमेंट हो जाने के बाद उसको लेट गो करना कितना मुश्किल होता है। और सेकंड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन है, मतलब इतने ज़्यादा उदास हो गए हैं कि वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, बिल्कुल स्टैचू की तरह एकदम स्टिफ खड़े होते हैं और काँपने लगते हैं, और वो बस अपने बॉल को अपने आप से दूर होते हुए देखने लगते हैं। और वो बॉल जाके उनकी पानी में गिर जाती है, और जहाँ पे उनके साथ के साथ वो देख पाते हैं कि जो पानी में बॉल जब डूब रही होती है तो साथ के साथ उनकी जो मेमोरीज होती है उनको याद आ रही होती है। वो सोच रहे होते हैं कि ये आज के बाद उस बॉल के साथ कभी भी लाइफ में नहीं खेल पाएंगे, और ये बॉल उनके साथ ही बहुत ज़्यादा उनका एक एसेंस था, उनका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। बिकॉज एक छोटे बच्चे के लिए वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और वो बॉल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो उनका चाइल्डहुड सिग्निफाई करता था, उनके पुराने दिन, यंग डेज़ और उनकी मासूमियत को सिग्निफाई करता था। तो उनकी बहुत ज़्यादा स्वीट यादें जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ। और साथ के साथ हम देख सकते हैं कि जो पोएट है वो खुद भी उनको समझ आ रहा है कि एक छोटे बच्चे के लिए ये सब समझना कितना मुश्किल होगा। इस वजह से वो कोशिश भी नहीं कर रहे कि वो उनको बता पाए कि कोई बात नहीं, कोई दूसरी बॉल खरीद लेंगे, कोई दूसरी बॉल आ जाएगी। वो या ये भी कोशिश नहीं कर रहे कि उसको और पैसे दे दे कि वो जाके कोई दूसरी बॉल खरीद ले अपने लिए, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए, बाकी बॉल्स उसके लिए वर्थलेस होगी, क्योंकि जो नई बॉल होगी उसका उतना कोई अहमियत नहीं होगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा उनकी लाइफ में, क्योंकि सो फार ही हैज़ प्लेड विद दैट बॉल जो उनकी अब पानी में डूब रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुके हैं अभी तक उस बॉल के साथ। तो जैसे हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम में ही देखा था कि इस पोएम में हमें क्या सीख मिल सकती है कि किसी चीज़ के साथ इतना ज़्यादा अटैच मत हो, क्लिंग ऑन मत करो, और जब उस चीज़ का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसको लेट गो करना सीखो और बाकी अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करना सीखो। तो अभी तक का हमने जो जर्नी है इस बॉय का, कि अभी उसने बस रियलाइज़ किया कि ग्रीफ क्या होता है, किसी चीज़ को खोने का क्या दर्द होता है। जैसे हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम में देखा था कि नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट ऑन विद योर लाइफ। मतलब जितना भी दर्द हो रहा हो हमें अपने आप को संभालना आना चाहिए, उतना हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ पाएँ और हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा अफेक्ट ना करे कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट करे। तो हमने अभी तक फर्स्ट 2 स्टैंजास कर लिए हैं, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड 2। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back, money is external. So अब हम इतने पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर possessions का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जिसको तुम possess कर सको, ओन कर सको। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने यहाँ देखा, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि सुपरफिशियल
जो मतलब बाहरी की चीज़ है, कुछ अंदर अंदरूनी चीज़ नहीं होगी, वो ऐसी बाहर बाहर से दिखने वाली कोई चीज़ होगी कि मनी आता है जाता है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ड। सो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि वो जब ग्लोबी वाटर में देखता है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग पानी में देखता है कि उसकी जो बॉल है वो उसको अब नहीं मिल रही। और इसी टाइम पे उसको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, जो हमने यहाँ पे देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। तो यहाँ पे पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि जब उसकी बॉल खोई, उस बच्चे की बॉल खोई, तो उस बॉय को समझ आया फाइनली, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मिला कि कुछ चीज़ें उनको लाइफ में काफ़ी वो खोएंगे, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है सारी पोजेशंस से भरी हुई है। हम लाइफ में हमारा सभी का गोल होता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो सभी के सभी बहुत ही पोजेसिव होते हैं चीज़ों को लेके, उनको बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक आइडियाज़ होते हैं कि उनको ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। सो ऐसा ऑब्वियसली होगा कि अपने आप को उन चीज़ों से अटैच मत करो, सभी वैसे यूजुअली लोग अटैच हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन वो चीज़ ख़त्म होगी, टूटेगी, हर एक चीज़ टेम्प्रेरी होती है। तो इसमें पोएट बोल रहे हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे खो जाती है या फिर टूट जाती है, लूज हो जाती है, उन सब चीज़ों को तुम रिप्लेस कर सकते हो नई चीज़ों के साथ, पर तुम्हारे पास जो पहले चीज़ थी वो चीज़ वापस नहीं आएगी। जो चीज़ एक बार खो जाती है वो खो जाती है, तुम उसी चीज़ को वापस नहीं खरीद सकते। तो इस पोएम में हमने देखा है कि जो ये बॉल है पर्सोनिफाई क्या करी थी, उसके यंग डेज और हैप्पी इनोसेंस को। तो साथ के साथ जो पोएट है वो उस बच्चे को समझाता है कि जो लॉस होता है वो इममटीरियल होता है, जैसे बाकी पोजेशंस की तरह जो लॉस होता है वो इममटीरियल है। मनी जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब सुपरफिशियल होता है, एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। तो पैसों के साथ तो मेमोरीज नहीं बना सकते, नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, और ना तो वो उन चीज़ों को रिप्लेस कर पाएगा, मतलब जो पैसा होता है उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा जो जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, और जो चीज़ें होती है जो हमारे लिए एक्चुअली में रियली बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जो मनी होता है वो बस एक सुपरफिशियल चीज़ है जिससे हम चीज़ें मटेरियल स्टफ खरीद सकते हैं, बट हम साथ के साथ उससे मेमोरीज जैसी चीज़ें नहीं खरीद सकते, उससे हम उन लोगों का प्यार नहीं ले सकते जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, और जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है, ये सब चीज़ें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो लास्ट पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ डेस्परेट का मीनिंग क्या है कि होपलेस, उसके पास कोई होप ही नहीं बची। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, मतलब इंसान को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी चीज़ को लूज करने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है कि ग्रीक वर्ड होता है एपिस्टीम, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। तो किसी चीज़ को समझने का नॉलेज होना, कि किसी चीज़ को समझने के लिए भी पहले उसके बारे में जानना पड़ता है, तो उसके बारे में उसको डीप मीनिंग होनी चाहिए। सो हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पोएट इस पैराग्राफ में सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि जो वो लॉस है, उस बॉल को खोने का जो लॉस है, उस बॉय को नया नया समझ आ रहा है, उसने नई नई ये चीज़ सीखी है, तो वो लर्न कर रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि हर एक इंसान बहुत ही ईजिली किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। तो जो ये लड़का है, अभी छोटा सा बच्चा है, वो सीख रहा है कि कैसे इन सब चीज़ों के साथ डील किया जाए। जैसे उसने फर्स्ट टाइम आज लाइफ में एक बॉल खोई है और वो उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था, तो आज वो सीख रहा है कि किस तरह से वो वापस अपने पैरों पे खड़ा हो पाए और गो ऑन कर पाए अपनी लाइफ के साथ, लेट गो कर पाए अपनी पास्ट मेमोरीज को, एंड ही कैन जस्ट गो ऑन विद हिज लाइफ। द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। तो उस लड़के को आज समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को खोने का क्या मतलब होता है। तो पोएट ऑल्सो ये बोल रहे हैं, साथ के साथ ये बोल रहे हैं कि हर इंसान को ऐसे लॉसेस के साथ खड़ा होना पड़ता है, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है, एंड्योर करना पड़ता है। द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप। तो उसी तरह जो ये लड़का है इस पोएम में जिसकी बात हो रही है, वो भी अपने आप किसी दिन सीख जाएगा, और जो पुराने लॉसेस है उनको वो पीछे छोड़ देगा और भूल जाएगा उनके बारे में अच्छे से, सो दैट वो आगे उसको ट्रू मीनिंग समझ आए कि नेचर ऑफ लॉस क्या होता है, और लाइफ में लॉसेस होते रहते हैं, हाउ टू डील विद दैट। जो ये बच्चा है वो धीरे धीरे सीख जाएगा अपने आप। सो हम लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स में भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख सकते हैं। यहाँ पर हम एलिटरेशन देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बारी ब साउंड यूज हो रहा है। अगेन व्हेन वी सी बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पे भी बी काफ़ी बारी यूज हो रहा है। उसके बाद बॉल्स हमने यहाँ पे देख लिया है। फिर व्हाट इनिशियल लाइन्स में था, सो वी कैन सी एलिटरेशन हियर। So this is the poetic device which is used in the last 2 stanzas. So this is it for the video. Thank you so much.